हेलो आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 फुलवारी। अब फुलवारी से तो आप देखो मतलब समझ ही रहे हो कि जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं या फिर फूल के जो बहुत सारे बगीचे होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत तरह के बहुत सारे रंगों के अलग अलग फूल देखने को मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं फुलवारी। अब हम यहाँ पर अपना पाठ पढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। अब देखो आपने उत्तराखंड के बारे में सुना तो होगा कि या एक जगह है जो कि बहुत ही ठंड होती है, जहाँ पर यह एक ठंडा प्रदेश है जो कि ऊंचाइयों पर यानी कि जहाँ पे बहुत सारे पर्वत आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो उस जगह के बारे में बात हो रही है, उत्तराखंड। और वहाँ पे लिखा है कि पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फूल ही फूल देखने को मिलते हैं और उस जगह को कहा जाता है फूलों की घाटी। कई झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। देखो अब यहाँ पे ये कितने सारे फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये एक फूलों की घाटी है, ये एक फुलवारी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फूलों के बारे में जानने को मिल रहा है। कौन से फूल उन्होंने बताए हैं? सफ़ेद फूल बताए हैं, पीले फूल बताए हैं, लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान बताए हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूलों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी है। अब ये कहते हैं यह सब सपने जैसा लगता है ना। तो देखो अगर आपने एक साथ इतने सारे फूल नहीं देखे हैं तो आपको यह एक सपने जैसा ही लगेगा। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस घाटी में जो इतने सारे फूल हैं साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। अब आपको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करनी है और आपको सोचना है कि आप भी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जहां पर आपके आसपास बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग रंगों के फूल हैं, अलग अलग आकृति के आकार के फूल हैं, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो अब वे कह रहे हैं कि आपको कैसा लगा। तो ये तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर हमारे आसपास अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल होंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। बहुत अच्छा क्या, मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हमें महसूस होगा इससे, क्योंकि इससे हमें ताज़ा ताज़ा महसूस होगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, हमारी आंखों के आगे जो नज़ारा होगा वो बहुत सुंदर होगा। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा। अब वे कह रहे हैं कि कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है, तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। अब आपको वो नज़ारा देखकर ऐसी फूलों की घाटी या फूलों की क्यारी या फिर इस फुलवारी को देखकर आपको कौन सा गाना गाने का मन कर रहा है, आंखें बंद करके सोचते हुए आपको गाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सोचा है, मैं एक फूलों की घाटी में जैसे पहुंच गई हूँ, तो मैं अब आंखें बंद करके सोच रही हूँ कि मैं एक फूलों की घाटी में पहुंच गई हूँ जहाँ पे कि मुझे अलग अलग बहुत सारे फूल दिख रहे हैं और जो मुझे गाना याद आ रहा है वो है, मैं गुलाब का फूल बनूंगी, मधुर मधुर मुस्काऊंगी, पास मेरे जो तितली आए उसको दोस्त बनाऊंगी। अब आपको पता है जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं तो फूलों के आसपास हमें तितलियां भी दिखती हैं, तो वही मैं इस गाने में कह रही हूँ। अब आपको जो गाना याद आता है या फिर आप जो गाना गाते हो उसको देखते हुए आपको वो गाना यहाँ पर गाना है। अब आपको सवाल पूछा है, क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं?
कहाँ? अब देखो ये तो जो सवाल है ये हर बच्चे के साथ हुआ होगा, यानी कि सबने ही अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल लगे हुए देखे होंगे अपने आसपास। तो आपने जहाँ पर वो देखा है आपको वो लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारे पास में ही एक बगीचा है जहाँ पे कि बहुत तरह के अलग अलग फूल मुझे देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपने बगीचे में देखे हैं तो आप बगीचा लिख सकते हो, अगर आपने स्कूल के बगीचे में देखे हैं तो स्कूल के बगीचे में लिख सकते हो, किसी पार्क में लिख सकते हो। तो जहाँ पर भी आपने ये सारे फूल देखे हैं लगे हुए, आपको वो जगह यहाँ पर लिखनी है। अब पूछा है कि तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उनके रंगों के नाम लिखो। अब आपने जिस जिस रंग के फूल देखे हैं वह यहाँ पे आप लिखोगे। जैसे कि मैंने लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद, बैंगनी, पीला और संतरी, ये सारे रंग के मैंने देखे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये आपको बता दिए। अब पूछा है किस किस रंग के फूल देखे हैं, गिनती ही करते रह गए ना। अब देखो जब हम किसी फूल के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी गिनती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत तरह के फूल होते हैं। वो बात अलग है कि हमने सभी फूल देखे नहीं हैं, हमने हमारे सामने पे नहीं देखे हैं, लेकिन अगर आप किसी फूलों के पार्क में जाते हो जहाँ पर कि अलग अलग बहुत फूल हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे संसार में इतने तरह के फूल हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने गुलाब को देखा होगा, गुलाब सफ़ेद रंग का भी होता है और गुलाबी रंग का भी होता है और लाल रंग का भी पाया जाता है। तो इसी तरह के इतने सारे रंगों में फूल होते हैं कि हम उनकी गिनती ही करती रह जाते हैं। अब है आगे, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? तो हर किसी के घर में ऐसे चीजें होती हैं, जैसे कि फूलदान, चादर, कपड़े, या फिर जो आप कपड़े पहनते हैं वो कपड़े जिनमें कि फूलों के डिजाइन बने होते हैं। तो ये हर जगह होता है। तो मेरे घर में ऐसी चीजें हैं। आपको अपने घर में अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढनी है जिन पर कि फूलों के डिजाइन बने हो। अब नीचे एक खाने में एक सुंदर सा डिजाइन बना है। अब देखो नीचे एक ये खाना बना है जिसमें कि बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बना रखा है। तो कहा है यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के प्रकार को या पैटर्न कह सकते हो या तरीके को हम मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब देखो हमें बताया है कि ये जो चित्रकला है इसको मधुबनी कहते हैं। और मधुबनी क्यों पड़ा है? क्योंकि बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है जहां पर कि इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा है। और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब आपको कहा है कि अपने आप कोई डिजाइन बनाकर रंग भरो। अब आपको क्या करना है? कोई भी एक डिजाइन बनाना है और उसके बाद उस पे रंग करना है। अपने दोस्तों के बनाए डिजाइन भी देखो। अब आपकी कक्षा के जो और दोस्त हैं वो भी इस कार्य को करेंगे, तो आपको देखना है कि आपने किस तरह का डिजाइन बनाया है और आपके दोस्तों ने किस तरह का डिजाइन बनाया है। अब है फूलों की दुनिया। यहाँ पे देखो कितने तरह के अलग अलग फूल दिखाए हुए हैं। तो अब आपको कहा है कि फूलों की दुनिया।
तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे लिखो। अब देखो कई बार क्या होता है, हमने फूल बहुत तरह के देखे होते हैं लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता होता, और कई बार ऐसे भी होता है कि हमने फूलों का नाम तो सुना होता है लेकिन उन्हें देखा हुआ नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखो 9 तरह के फूल दिए हैं और कहा है कि इनमें से जिन फूलों को आप पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ, और अगर उनका नाम आपको पता है तो उसके नीचे आप उनका नाम भी लिखेंगे। तो जैसे कि मैं इन सारे ही फूलों को जानती हूँ, तो जो हमारा पहला फूल है उसका नाम है उड़हुल। दूसरा जो फूल है उसका नाम है गुलाब। तीसरा फूल है सूरजमुखी। चौथा फूल है गेंदा। फिर पांचवा जो फूल है वो है चंपा। फिर छठा फूल है जैस्मीन। सातवां जो पौधा है उस पे जो फूल है ये है तुलसी। आठवां है रात की रानी। और ये जो हमारा 9वां पौधा है इसका नाम है गुलदाउदी का फूल। अब देखो ये फूल जो हैं आपने पहले देखे होंगे, कुछ के आपको नाम पता होंगे और कुछ फूल आपको देखने से याद होंगे। तो लेकिन मैंने आपको सभी फूलों के बारे में यहाँ पे अब बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ जो पेड़ों पर लगते हैं और झाड़ियों पर लगते हैं। तो पेड़ों पर जो फूल लगते हैं उनका नाम है, अगर इनमें से कोई आप जानते हो तो आप इनमें से लिखोगे, और अगर आप अलग से किसी का नाम जानते हो तो वो आप लिख दोगे। तो जैसे कि पेड़ों पर लगने वाले 2 फूल हैं गुलमोहर और कदम, और झाड़ियों पर लगने वाले 2 फूल हैं गुलाब और बेला। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो 2 फूल जो कि बेल पर लगते हैं, चंपा और रात की रानी। फिर है पानी के पौधों पर उगते हैं, तो वो है आप सभी को पता ही है। तो पानी पर जो पौधा फूल हमें दिखाई देता है, ये सोचते ही हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कमल, और दूसरा फूल है कुमुदनी। अब है सिर्फ रात में खिलते हैं, तो वो है रात रानी और हरसिंगार। फिर दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, तो वो है कमल और सूरजमुखी। अब है जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो। अब देखो कुछ फूल ऐसे हैं कि आप आंखें बंद करके अगर आपके सामने लाए जाएं तो आप उनको खुशबू से ही पहचान जाओगे। तो वो 2 फूल हैं गुलाब और बेला। फिर है जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, तो गेंदा और डालिया। फिर जो साल भर खिलते हैं, गुलाब और उड़हुल। क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते? पता करके लिखो। तो आपको क्या करना है, अपने आप मम्मी पापा से, माता पिता जी से, या फिर अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे देखोगे जिन पर कि फूल नहीं उगते हैं, और ऐसा जो होता है, मैं आप उसका एक उदाहरण देती हूँ, एक नाम बताती हूँ, मनी प्लांट, जो कि आप सबने भी घरों में देखा ही होगा। ये अधिकतर लोगों के घर में ये पौधा हमें मिलता है। जब आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर ना तो कोई फूल आता है ना ही कोई फल निकलता है, इसका नाम है मनी प्लांट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है क्यों। अब देखो यहाँ पे एक ये तख्ती बनी हुई है जिस पे लिखा है फूल तोड़ना मना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह क्यों लिखा है। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? तो हाँ, हम इस तरह की तख्ती बहुत जगह पर देखने को मिलती है, जैसे कि किसी बगीचे में या फिर किसी पार्क में, या फिर आपने देखा होगा कई स्कूलों में भी छोटे छोटे बगीचे बने होते हैं, वहां पर भी इस तरीके की तख्ती लगी होती है।
और लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तो नहीं। इस तरह की जब तख्ती लगी होती है तो लोग उसको पढ़कर थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं कि उन्हें वहां से फूल नहीं तोड़ने हैं। और वैसे भी फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं होता है, तो अगर कहीं पर तख्ती नहीं भी लगी है तो भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर लगी हुई है तो इसका मतलब तो साफ साफ आपको बोला ही जा रहा है कि आपको फूल नहीं तोड़ना है। तुम्हें क्या लगता है वह ऐसा क्यों करते हैं? अब यहाँ पे देखो पूछा है कि आपको क्या लगता है इस तरह की तख्ती बगीचों में या पार्क में क्यों लगाई जाती है? तो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो फूल देख के बहुत ही उत्साह में आ जाते हैं और फटाफट से फूल तोड़ देते हैं। लेकिन हमें हर कोई ये बताता भी है, हमने पढ़ा भी है और हमने सुना भी है कि फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से नियम को तोड़ देते हैं और इसीलिए बगीचों में कि कोई ऐसा कार्य ना करे यह तख्ती लगाई जाती है। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो इसका भी जवाब यही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर फूल को लोग तोड़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा, बगीचे में फूल नहीं बचेगा। अगर बगीचे में फूल नहीं होगा तो बगीचा सुंदर नहीं दिखेगा और सारे फूलों की जो है वो संख्या खत्म होती जाएगी। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अब अभी मैंने बताया ही, अगर लोग फूल तोड़ेंगे तो क्या होगा, बगीचा सुंदर नहीं दिखेगा और जब कभी भी फूलों की ज़रूरत होगी तो हमारे पास फूल नहीं होंगे और हमारे आसपास अगर फूल नहीं होंगे, बगीचे नहीं होंगे तो हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे सुंदरता भी नहीं होगी। कभी भी आप देखिएगा किसी पार्क में या बगीचे में जाते हो और उस बगीचे में अगर फूल नहीं है तो वो देखने में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं लगता, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यदि लोग अगर फूल तोड़ेंगे तो बगीचा या पार्क सुंदर नहीं लगेगा। अब है, चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वह कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करने हैं, तोड़ने नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने आपको समझाया है कि फूल को तोड़ना नहीं है। कई बार होता है कि हवा तेज चल रही होती है, आंधी आ जाती है या फिर फूल खुद ही जो है पक्षी उस पे डाल पे चढ़ के या कैसे भी कुछ फूल अपने पौधों से नीचे गिर जाते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप ला सकते हो तो आपको 1 या 2 फूल अपनी कक्षा में ले जाने हैं और ध्यान रखना है कि जो गिरे हुए फूल हैं वही आपको लाने हैं, आपको तोड़ने नहीं हैं। उसके बाद 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। अब आपको क्या करना है, 3-4 बच्चों के समूह बनाने हैं और उसके बाद किसी भी एक फूल को आपको ध्यान से देखना है और उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि फूल किस रंग का है। तो जैसे कि मैंने कहा कि फूल लाल रंग का है। मान लीजिए मैं यहाँ पर गुलाब के फूल की बात कर रही हूँ, तो मुझसे पूछा है कि फूल किस रंग का है, तो मैंने लिखा कि फूल लाल रंग का है। अब पूछा है कि इसकी खुशबू कैसी है, तो गुलाब के फूल की खुशबू सभी को बहुत अच्छी लगती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी खुशबू अच्छी है। अब पूछा है आकार कैसा है, घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रश जैसा या कुछ और। तो अगर आपने गुलाब की पंखुड़ियों को देखा होगा तो या फिर गुलाब का जो फूल भी है, फूल की जो आकार या आकृति होती है वो एक कटोरी के जैसे होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कटोरी जैसा। अब पूछा है क्या यह फूल गुच्छे में है, तो गुलाब का फूल आपने देखा ही है वो गुच्छे में नहीं होता, अलग अलग होता है, तो हम लिखेंगे नहीं, यह गुच्छे में नहीं है। अब पूछा है पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग है, तो गुलाब की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं होती, वो अलग अलग होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं है, यह
अलग अलग है। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नजर आ रहा है? यह कितने हैं? तो जब भी आप कोई फूल देखते हो, सारे फूलों के बाहर हरे रंग की कुछ पत्तियां लगी होती हैं और वह 4 पत्तियां होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, हरी पत्ती जैसा हमें कुछ नजर आ रहा है और वह 4 हैं। अब हमें पूछा है कि पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही हैं? यह किस रंग की है? तो यहाँ पर जो है आप देखोगे किसी भी फूल को, तो उसको जो है अंदर बहुत ही कुछ पतली पतली सी चीजें आपको दिखाई देंगी। किसी भी आप कोई सा भी फूल ले लीजिए, हर फूल के अंदर पतली सी हल्की हल्की सी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये उसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि हाँ, हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखो हमारा एक सवाल रह गया है। यहाँ पर ये पूछा है कि इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं। तो अगर आप जो फूल ले रहे हैं, अगर आप उसकी एक एक पंखुड़ियों को तोड़कर गिनना चाहते हैं तो आप गिनकर लिख सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से बता रही हूँ कि गुलाब का जो फूल मेरे पास है उसमें अंदाजे से 50 पंखुड़ियाँ हैं। अब हम आते हैं हमारे सवाल पर। जो आखिरी ये हमारा जो सवाल है, पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही हैं? तो हम लिखेंगे हाँ, हमें दिखाई दे रही है। अब पूछा है ये किस रंग की है? तो ये हल्के लाल रंग की होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ फूलों में हल्के भूरे रंग की होती हैं। तो जो भी आप फूल देख रहे हो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दोगे। अब कहा है कि उनको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है? तो हाँ, उनको छूने से हमें पाउडर जैसा हल्का हाथ में लग जाता है और आप देखोगे कि हल्का हल्का हमें मुलायम सा या चिकना सा लगने लगता है हमारा हाथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, खिलती कलियां। तो कली के बारे में आपने सुना ही होगा, आप सब जानते ही होंगे कि कलियां क्या होता है। यहाँ पे देखो एक फोटो भी दिखाई गई है जिसमें कि एक तरफ फूल बना है, यानी कि बाएं तरफ फूल बना हुआ है और दाएं तरफ कली बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूल हमारा बनता है वो सीधे ही फूल नहीं बन जाता। सबसे पहले वह एक कली के रूप में निकलता है और वह कली ही खिल के फूल बन जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमें पूछा है, तुमने कलियां भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियां भी देखो। अब देखो आप सभी ने फूलों से पहले जो कलियां बनती हैं वो सब ने आपने देखी होगी। अब आपको अपने आसपास कोई बगीचा है या आपके घर में कोई पौधा है या आपके स्कूल के बगीचे में कोई पौधा है और उस पौधे पे कोई कली अगर उगी हुई है तो आपको वह कली को देखना है ध्यान से। अब पूछा है कि कली और फूल में क्या क्या अंतर है। तो सबसे बड़ी बात है कि फूल एक खिलने के बाद होता है और कली जो है वो फूल के पहले का रूप है। उसके बाद फूल जो है वो कलियों से बड़े होते हैं, जो कि देखो आपको इस फोटो में भी देखने को मिल ही रहा है। फिर कलियां नुकीले आकार की होती हैं और हरे पत्तों से ढकी हुई होती हैं। देखो यहाँ पे आप कली को देख ही रहे हो, एक नुकीले आकार की और हरे पत्ते से ढकी हुई है। दूसरा, जो फूल है वो बड़े आकार का होता है और पूरा फैला हुआ होता है। तो ये तो हमने देख लिया कली और फूल का अंतर। अब है, किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। अब आपको क्या करना है, किसी भी कोई भी आपके आसपास जो पौधा है जो आपको आसानी से दिख रहा है उसकी कली और फिर उस कली के ही फूल बनने के बाद आपको उसका चित्र बनाना है अपनी कॉपी में। अब आपको सवाल पूछा है, क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? चलो जानने की कोशिश करें। तो इसको देखो, आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास कोई कली है तो आप उसको डेली देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि वह कली कितने दिन में फूल बनेगी। जिस दिन आपको वो फूल बनती हुई दिख जाए
तो इसका मतलब उसको उतना ही समय लगा है कली से फूल बनने में। तो आपको देखो कैसे करना है यह। किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो। उस पौधे का नाम भी लिखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई एक पौधा चुनना है, फिर उस पौधे पर जो कली लगी है उसको आपने रोज देखना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस पौधे का नाम भी लिखेंगे। जिस भी फूल का वो पौधा है आप उसका नाम लिख देंगे कि आप कौन से पौधे को लिख रहे हो। अब उन्होंने कहा है जब तुमने कली देखी तो तारीख थी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने दिन में कली जो है फूल में बदली है, तो आप इसके लिए तारीख का ध्यान रखेंगे। जिस दिन आपने कली को देखा है या जिस दिन वो कली बनी है, आई है पौधे पर, आप उस तारीख को लिख देंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 फरवरी को पौधे पर कली देखी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 फरवरी। और वह कली जब फूल बनी तो तारीख थी 5 फरवरी। अब मैंने देखा जो 1 तारीख को मैंने 1 फरवरी को मैंने जो कली देखी थी वो फूल बन गई। अब फूल जिस दिन बनी है उस दिन तारीख है 5 फरवरी। कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? अब 1 फरवरी से 5 फरवरी तक 4 दिन हुए, तो इसका मतलब कली को फूल बनने में 4 दिन लगे। अब उन्होंने कहा है कि अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। अब देखो ये तो आपको अपने दोस्तों से पूछना होगा। बहुत सारे फूल हैं, उन्होंने गुलाब का फूल देखा या गेंदा का फूल देखा या फिर अड़हुल का फूल देखा या चंपा चमेली, जो भी फूल उन्होंने देखा है और उसकी जो कली देखी है उन्होंने, उस कली को फूल बनने में कितने दिन लगे ये आप अपने दोस्तों से पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। वैसे यह एक सामान्य सी बात है कि चाहे किसी भी फूल की कली हो, उसको कली से फूल में परिवर्तित होने में 4 से 5 दिन ही लगते हैं। 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया। अब आपको क्या करना है, पहले आपने देखा कि कली से फूल कितने दिनों में बना, तो हमें पता चला कि 4 से 5 दिन कली से फूल बनने में लग जाते हैं। अब आपको देखना है कि फूल बनने के बाद उस फूल को मुरझाने में कितना समय लगा। तो मुरझाने में अगर हम देखें तो एक फूल को 15 से 20 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपको इसको अपने सामने होते हुए देखना है कि जिस पौधे को या जिस फूल को, कली को आपने देखा है उसको मुरझाने में कितने दिन लगे। तो मैंने जैसे कि कहा कि मैंने गुलाब को देखा तो उसको 15 से 20 दिन मुरझाने में लगे। अब आगे हमारा पाठ है, हमारे जो विषय है उसमें है इतने सारे इस्तेमाल। जैसे कि अभी तक तो हमने कली के बारे में पढ़ा है, फूलों के बारे में पढ़ा है, फूलों की कितने तरह के फूल होते हैं, कितने रंग के फूल होते हैं। अब उन फूलों के कितने सारे इस्तेमाल होते हैं हम वो पढ़ेंगे, लेकिन हमारी अगली कक्षा में। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से दोहराइए और समझिए, और हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। हमें अब फूलों का क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस किस जगह इस्तेमाल होता है वो पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। इतने सारे इस्तेमाल। अब देखो इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ही ये हो रहा है कि बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है। तो हमने फूलों का इस्तेमाल देखो सजावट के लिए होते हुए देखा है, फूलों की माला बनते हुए हमने देखा है, उसका गुलदस्ता बनते हुए हमने देखा है, और भगवानों को चढ़ाने में भी हमने फूलों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। अब पूछा है क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? तो हाँ, हम जानते हैं कि फूल खाए भी जाते हैं। बहुत से फूलों की सब्जी बनती है।
हाँ, हमें ये भी पता है कि बहुत से फूल ऐसे हैं जिनकी सब्जी बनकर उसका खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस विषय के बारे में आप अपने माता पिता से बैठकर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन से फूलों की सब्जी बनती है, और अगर नहीं बनती है तो आप उनसे यह पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फूलों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर कौन कौन से फूलों की सब्जी बनती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। अब देखो, उन्होंने पहला फूल बता दिया, कचनार के फूल, जिसकी की सब्जी बनाई जाती है। फिर है केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। अब देखो, दूसरा फूल भी बता दिया उन्होंने, केले के फूल, यानी कि इसकी सब्जी भी बनती है। फिर है महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है। अब उन्होंने देखो एक और फूल का नाम बताया जिसकी की सब्जी या फिर उन्होंने पकोड़े लिखा है, तो पकोड़े बनाए जाते हैं, वह है सहजन के फूल। अब पूछा है, क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन यानी कि तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती है? पता करो कौन से फूलों की, जो कि मैंने अभी आपको कहा ही था। तो आपको क्या करना है, अपने माता पिता के साथ बैठकर इस बारे में पूछना है, इस विषय में बात करनी है कि आपके घर में किसी फूल की सब्जी या चटनी बनाई जाती है या नहीं। अगर बनाई जाती है तो उस फूल का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब देखो, हमने एक इस्तेमाल तो देख लिया, अब दूसरा इस्तेमाल है फूल का दवाई में भी। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं दो फूलों के नाम पता करो जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसे दो फूल बताने हैं जिसका कि दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो पहला है गुलाब और दूसरा है उड़हुल। ये दो फूल ऐसे हैं जिनका कि दवाइयों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो गुलाब जल आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, इसका इस्तेमाल भी करा होगा, और अगर करा नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा। यह बहुत ही एक काम की चीज होती है जिसका कि हम लोग दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या फिर और कुछ पकवानों में हम इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, तो इससे जो है चीजें सुगंधित बन जाती है। अब पूछा है कि दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? तो कहीं और ये मैंने आपको बता ही दिया, इन्होंने खुद भी लिख दिया, मैंने भी आपको बता दिया है। अब कहा है पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ। तो आपको बताना है कि आपके घर में गुलाब जल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? दवाई में किया जाता है, मिठाई में किया जाता है, लस्सी में किया जाता है, या फिर कुछ पकवानों को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं गुलाब जल का जो इस्तेमाल है वो लस्सी बनाने में करती हूँ, या फिर कुछ पकवान जो फिर कुछ खाने होते हैं जिसमें कि मुझे गुलाब जल की सुगंध चाहिए होती है, मैं उसमें से डाल देती हूँ। गुलाब जल हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आप दवाई कह सकते हो कि हम इसे दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इससे अपना चेहरा साफ करते हैं, तो ये भी एक तरीके से दवाई का प्रयोग ही हो गया। तो आप जो इसका प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब है खुशबू और रंग। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। अब देखो, अभी तक हमने दो इस्तेमाल पढ़े फूलों से। वो पहला था कि हम फूलों को खाते हैं, दूसरा दवाई में इस्तेमाल किया जाता है, अब तीसरा कि हम इसके खुशबू और रंग में इस्तेमाल करते हैं। और उन रंगों से क्या किया जाता है? कपड़ों पे रंग किया जाता है। तो अब आपको कुछ सवाल पूछे हैं। तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे कि रंग बनता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे दो फूल बताने हैं। तो पहला फूल है हरसिंगार
और दूसरा है चाइना रोज, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम रंग बनाते हैं। तो चाइना रोज आपने यहाँ पे लिख लिया। हरसिंगार जो है वो सफेद रंग का होता है और जिसके बीच में संतरी रंग, छोटा सा एक संतरी रंग का हिस्सा भी आपको दिखता है। और जो चाइना रोज है, जिसे कि हम उड़हुल भी बोलते हैं, वह लाल रंग का होता है और इसके बीच में एक पतली लंबी सी एक डंडी आपको देखने को मिलती है। अब दूसरा सवाल है, क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना होता हो? तो हम तो ऐसा कोई रंग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे फूल हैं जो कि हमने शायद हमारे जीवन में ना देखे हो, हमने सामने पे ना देखे हो, लेकिन जब हम बगीचे में जाते हैं तो हमें बहुत तरह के फूल देखने को मिलते हैं। तो हम ऐसा कोई रंग नहीं सोच सकते कि जिस रंग का फूल ना होता हो। अब अगला सवाल है, ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है इत्र बनाया जाता होगा। इत्र का मतलब हो गया जिससे कि हम खुशबू लेते हैं। हम ये इत्र जो है इसको हम कपड़ों में लगाते हैं, जैसे कि आप परफ्यूम कह सकते हो, उसी की तरह इत्र भी होता है। तो इसको आप बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में जब आप अपने कपड़ों पे लगाते हैं या अपने किसी अंग पे शरीर के अंग पे लगाते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो आपको पूछा है कि ऐसे कौन से फूल हैं जिससे कि इत्र बनाया जाता होगा। तो वो 2 फूल हैं, गुलाब, बेला और जैस्मिन। अब देखो ये साइड में हमें यहाँ पे कुछ बताया है कि तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। तो दादी माँ का नुस्खा, अब आप लोगों के घर में भी देखो दादी माँ होंगी, सबके घरों में दादी माँ होती हैं और उनके कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जो कि हमारे जीवन में या फिर हमारे रोजमर्रा की जो समय होता है, उस रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उनमें वो हमें काम देते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि हमसे नहीं हो पाते या हमें समझ नहीं आ पाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारे दादी माँ के नुस्खे काम आते हैं। तो उसी तरह पे यहाँ पे देखो एक दादी माँ का नुस्खा है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। अब आपको क्या करना है, गुलाब जल लेना है और ग्लिसरीन को लेना है और दोनों को ही बराबर मात्रा में एक शीशी में भर लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा है इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दी में जो हमारी त्वचा होती है बहुत ही शुष्क, बहुत सूखी और फटने लग जाती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, आपको गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर बराबर मात्रा में लेना है, फिर उसमें कुछ नींबू की बूंदें डालनी है और एक शीशी में भर लेनी है और फिर आपको इससे क्या करना है, अपने शरीर पर इस्तेमाल करना है। जहां पर कि आपकी त्वचा शुष्क हो गई हो या फिर फटती हो, तो इससे आपकी जो त्वचा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? तो हाँ, आपने देखा ही होगा, इत्र की जो शीशी होती है आप खोलोगे तो उसकी खुशबू बहुत ही तेज, बहुत ही अच्छी होती है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अब देखो उन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पहले ट्रकों से बहुत सारे फूल लाए जाते हैं और फिर उन फूलों से गुलाब जल, इत्र और केवड़ा तैयार किया जाता है और इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा है कि हजारों लोग लगे हुए हैं। अब पूछा है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल। अब देखो हमने 3-4 इस्तेमाल तो फूलों के पढ़ लिए, इसके अलावा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या आपने कभी कोई
फूलों पर बना हुआ गीत सुना हो या फिर पढ़ा है, आपको यहाँ पे पूछा है। उसके बाद कहा है इस गीत को गाओ। अब देखो आपको यहाँ पर एक गीत दे दिया है और कहा है इस गीत को गाओ, और यह जो गीत है वो फूलों पर बना हुआ है, जिसमें कि लिखा है अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बनाला सहरा। अब देखो इसका मतलब क्या है, अच्छी मालन। आपको पता ही होगा कि जहाँ बगीचे में या पार्क में जो काम करते हैं या फिर जो पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं उनको हम माली बोलते हैं। तो यदि कोई आदमी करता है तो उसको माली बोला जाता है, और कोई औरत अगर यह काम करती है तो उसको मालन बोला जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस गीत में कि अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सहरा, कि अच्छी मालन मेरे बनने का एक सहरा। आपको पता है जो शादी में सहरा पहनते हैं उस सहरे को वो कह रही है कि सहरा बनाला। फिर वह कह रही है बागे जन्नत गई मालन मेरे फूलों के लिए। वो कह रही है जो मालन है वो एक बाग में गई है फूलों को लेने के लिए। अब वह कहती है फूल ना मिले तो कलियों का बनाला सहरा। फिर वह कहती है कि अगर मालन को कह रही है कि जाओ बाग में फूल लेके आओ सहरा बनाने के लिए, और अगर तुमको फूल ना मिले तो फिर कलियों का ही सहरा बना लेना। अब पूछा है क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता है? तो हाँ, हमें पता है। इसमें देखो सहरे की बात की है जो कि शादियों में पहना जाता है। तो जो इस तरह के गीत होते हैं वो अक्सर हमें शादी के अवसर पर सुनने को मिलते हैं या फिर शादी के अवसर पर गाए जाते हैं। अब अगला सवाल है क्या तुम्हें या घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं? अब देखो तुम्हें या फिर मुझे तो ऐसे गीत मुश्किल ही आ सकते हैं, पर हाँ मेरे घर में मेरी दादी को या मेरी माँ को ऐसे गीत आते हैं। आपको भी अपने घर में अपनी माँ से, अपनी दादी से या अपनी बड़ी बहन से पूछना है कि क्या उन्हें कोई ऐसा गीत आता है। अगर आता है तो आप उनसे जरूर सुनिएगा। फिर पूछा है फूलों के बारे में गीत कविता आदि इकट्ठी करो, उनको कागज पर लिखकर कक्षा में लगाओ। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी माँ ने, आपकी दादी ने या आपकी बड़ी बहन ने या फिर आपके रिश्तेदारों में कोई भी हो, आपकी चाची मामी, अगर कोई आपको इस तरह का गीत सुनाते हैं जो कि फूलों पर हो, तो आपको उसको क्या करना है, कागज पर लिखना है और फिर अपनी कक्षा में लगाना है। अब है अगला कार्य, कुछ त्योहारों अथवा अवसरों पर क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई खास तरह के फूल इस्तेमाल करते हैं? पता करो और तालिका में लिखो। अब देखो जैसे हर त्योहार के लिए अलग अलग तरह के पकवान होते हैं, इसी तरह हर त्योहार और अवसर के लिए अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आपके घर में किस अवसर पर किस अलग अलग अवसर पर किस तरह के अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने घर में बैठकर चर्चा करेंगे और इस तालिका को पूरा करेंगे। तो जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पे, मैं जो जानती हूँ फ्रेंडशिप डे तो आप सभी ने सुना होगा, जहाँ पे कि हम लोग अपने दोस्तों को फूल देते हैं। तो उस दिन पर यानी कि उस फ्रेंडशिप डे पे हम लोग पीले गुलाब का इस्तेमाल करते हैं। फिर है जन्मदिन। आपने देखा होगा कि कई लोग जन्मदिन पर भी फूल को भेंट के रूप में देते हैं, तो उसके लिए हम लाल गुलाब का इस्तेमाल करते हैं। फिर है लक्ष्मी पूजा। आप सभी ने देखा होगा कि कभी भी अगर लक्ष्मी पूजन या लक्ष्मी पूजा होती है तो उसमें क्या होता है, कमल के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है धार्मिक कार्य। तो धार्मिक कार्यों के लिए अधिकतर गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है शादी की वर्षगांठ। शादी की वर्षगांठ होती है जैसे कि आप लोगों का जन्मदिन होता है, इसी तरह की शादी को जब जिस दिन पे शादी होती है उसी दिन पे जब हर साल बीतता जाता है तो उसको शादी की वर्षगांठ कहा जाता है। तो शादी की वर्षगांठ में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के फूलों का गुलदस्ता बनाकर फिर उसको भेंट किया जाता है। तो ये तो मेरे त्योहार और अवसर मैंने देखे हैं जिनमें कि कुछ खास फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लिखा है। अगर आपके पास कोई और त्योहार या अवसर है जिसपे कि आपके घर में कुछ और फूल इस्तेमाल होते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत। सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। तो मैं तो सोच के ही खुश हो गई हूँ कि अगर मेरे सामने कोई बहुत बड़ा खेत हो जिसपे कि सिर्फ फूल ही फूल, वो भी अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के मुझे देखने को मिले, तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप भी ये सोचिए जरा एक बार कि कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लाल फूल हो, पीले फूल हो, गुलाबी फूल हो, बैंगनी फूल हो, सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने सारे फूल होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका इतना सारा इस्तेमाल जो हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जाने। क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? तो हम सभी ने ही देखा है, रास्ते में या सड़क के किनारे पे या फिर कई धार्मिक स्थलों के, मतलब यानी कि मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले कुछ लोग बैठे होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, हमने फूल बेचते हुए देखा है। यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे यह सवाल पूछो और लिखो। अब आपको अपने घर के आसपास या अपने मंदिर के आसपास या सड़क के किनारे कहीं पर भी कोई फूल बेचने वाला दिखता है तो आपको क्या करना है, उनसे ये कुछ सवाल पूछने हैं और उनका जवाब आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने मेरे यहाँ पे पास में एक फूल वाला है, उससे यह सवाल पूछा कि वे कौन कौन से फूल बेचते हैं, उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर लिखने हैं। तो जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वह जो फूल वाला है वह गुलाब, गेंदा और बेला, यह 3 फूल बेचता है। अब पूछना है वह यह फूल कहाँ से लाता है। तो उसने मुझे, फूल वाले ने बताया कि वो जो फूल है ये तो वो बगीचे से ले आता है, और अगर बगीचे में नहीं मिलता तो वह फूलों की मंडी जाकर फिर वहां से खरीद के लाता है। फिर मैंने पूछा लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं। अब देखो, ये तो आप सबको भी पता ही है क्योंकि आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो फूल खरीदे ही होंगे। तो मैंने जब उसको पूछा तो उसने मुझे बताया कि लोग जो है फूल या तो पूजा के लिए खरीदते हैं, जैसे कि घर में पूजा आरती होती है, धार्मिक स्थलों में इतनी बड़ी बड़ी आरतियां होती हैं, उसके लिए खरीदते हैं, या फिर सजावट के लिए खरीदते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, भेंट के रूप में देने के लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदते हैं। अब है हमारा अगला सवाल, वह फूल किस किस तरह से बेचते हैं, नीचे उन पर निशान लगाओ। तो जो आपका फूल वाला है वह किस किस तरह से फूलों को बेचता है, आपको यहाँ पर इनमें से निशान लगाना है। तो जो मैंने जिस फूल वाले से पूछा तो वो इनमें से जो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे फूलों की लड़ी दिखाई गई है, तो वह फूलों को लड़ी के रूप में भी बेचता है, तो मैंने इस पे सही का निशान लगाया है। दूसरा जो है यहाँ पे दिखाया है फूलों के, देखो अलग अलग बहुत तरह के गुलदस्ते बनाए गए हैं। तो ये जो फूल वाला है उस इन फूलों को गुलदस्ते के रूप में भी बेचता है, तो मैंने यहाँ पर भी सही का निशान लगाया है। फिर तीसरा है, यहाँ पे देखो, ये गुलाब के फूल की बहुत सारी पंखुड़ियां, हमें फूल भी दिख रहे हैं, पंखुड़ियां भी दिख रही हैं, टोकरी में रखे हैं, तो इस तरीके से भी वह बेचता है, तो इस पे भी सही का निशान लगाया है। फिर तीसरा है जिसमें कि फूलों की माला बनी हुई है, तो वह फूलों की माला भी बेचता है, तो इस पे भी सही का निशान लगाया है। फिर है यहाँ पर 5वां तरीका। तो इस तरीके से जो है, मैंने अपने फूल वाले को जो पूछा तो उसने कहा कि वह इस तरीके से नहीं बेचता। यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि कुछ यहाँ पे फूलों का हमें नहीं दिख रहा है इस तरीके से, कोई बहुत ही कम होते हैं जो कि इस तरीके से आपको बना के दें या इस तरीके का कुछ बना हुआ हो उनके पास, तो उसने मना कर दिया कि वह इस तरीके से नहीं बेचता, तो इस पे हमने गलत का निशान लगा दिया। आखिरी में हमने देखा कि यह एक उसने बहुत ही बड़ा सा गुलदस्ता बनाया है, तो उस फूल वाले ने मुझसे कहा कि अगर कोई दिखाकर इस तरीके का डिजाइन दिखाकर बोले कि ऐसा बनाना है तो वह इस तरीके से बनाकर भी बेचता है। तो हमने देखा कि जो ये फूल वाला है वो इन 6 तरीकों में से 5 तरह से फूलों को बेचता है। अब पूछा है और किस तरह से,
ये देखो यहाँ पे तो हमें 6 तरीके दिए हैं, इसके अलावा भी क्या पता कोई और तरीका हो वह फूलों को बेचता हो, तो वह आपको पूछना है। जैसे कि मैंने जब फूल वाले को पूछा तो उसने कहा कि वो फूलों का गजरा बनाकर भी बेचता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह फूलों का गजरा बनाकर भी बेचते हैं। अब है हमारा अगला सवाल, क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है? धार्मिक स्थल हो गया मतलब जो कि मंदिर होते हैं, तो हाँ, हम सभी ने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है। सूखने पर हम उनका क्या करते हैं? तो फूलों का देखो सूखने पर भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उसका सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसका रंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसका इत्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूछा है कि तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे? तो मैं जो है फूलों के सूखने के बाद उसका इस्तेमाल सजावट के लिए करूंगी। जैसे कि अगर आप जो सूखे हुए फूल हो उससे मैं क्या कर सकती हूँ, उससे सजाकर एक फ्रेम जड़ित तस्वीर बना सकती हूँ, या फिर मैं उन सूखे हुए फूलों से सजाकर एक बधाई कार्ड बना सकती हूँ। अब है हमारा अगला सवाल, कुछ फूलों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा और गुलाब के फूल खुले और माला दोनों ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो गेंदे और गुलाब के फूल हैं खुलों में भी इस्तेमाल होते हैं और माला के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करने हैं और लिखने हैं। तो आपके आसपास जो फूल वाला है उससे आपको क्या करना है, फूलों के अलग अलग रूप में कीमत पूछनी है और फिर यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि अगर आप फूलों की एक माला लेते हो तो वह कितने रुपए की होगी? तो जब मैंने फूल वाले से पूछा तो उसने बताया कि फूलों की जो माला है वह 30 रुपए की है। फिर मैंने पूछा कि फूलों का गुलदस्ता कितने का होगा, तो उसने बताया गुलदस्ता 100 रुपए का होगा। फिर मैंने पूछा एक फूल का दाम कितना होगा, तो एक फूल का दाम उसने मुझे बताया 5 रुपए। अब पूछा है, क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है और किससे? तो ये जो फूल बेचने वाले जो होते हैं ये तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। हर किसी को ये चीज़ें सीखनी ही पड़ती है, अपने आप तो नहीं सीख सकते, तो ज़रूरी है कि उन्होंने किसी ना किसी से सीखा ही होगा। तो मैंने जब इससे फूल वाले से पूछा कि आपने ये फूल का गुलदस्ता और चादर बनाना किससे सीखा, तो उसने बताया कि उसने अपने घर के बुजुर्गों से सीखा है। तो आप भी उस फूल वाले से पूछें कि उसने फूल का गुलदस्ता या फिर ये चादर बनाना किससे सीखा है, तो आपको वह बताएगा। पहले आपको पूछना है कि उसने सीखा है या फिर अपने आप ही उसको आ गया। तो अगर वह बताता है कि उसने किसी से सीखा है तो आप फिर पूछेंगे किससे सीखा और आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने पूछा तो मुझे यह पता चला कि फूल वाले ने अपने घर के बुजुर्गों से यह बनाना सीखा है। अब है, क्या वह चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी यह काम करें और क्यों? तो मैंने फूल वाले से यह पूछा कि क्या आप चाहते हो कि आपके परिवार वाले भी यह काम करें? तो उसने मुझे बोला कि हाँ, वो चाहता है कि उसके परिवार के लोग भी यह काम करें, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी अगर यह काम करते हैं तो इससे उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इससे इसके बारे में वह जान भी सकते हैं। क्योंकि मतलब अगर वह सभी एक जना फूल बेचता है तो बाकियों को तो उसके बारे में नहीं पता होगा, तो अगर परिवार के और लोग भी इस कार्य को करेंगे तो वो इस बारे में अच्छे से बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो अब आगे हमारा आखिरी जो कार्य है वह है चलो यह करें। तुम 5 या 6 के समूह में बंटकर यह कर सकते हो। आपको क्या करना है, 5 बच्चों के या 6 बच्चों के समूह में बंटकर यह करना है। तो सबसे पहले आपको करना है, पेड़ पौधों से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करो और क्लास में लाओ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले
पेड़ पौधों से गिरे हुए फूलों को उठाना है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको फूल तोड़ने नहीं है, आपको जितने भी या फिर जो भी गिरे हुए फूल दिखने हैं वो उठाने हैं, इकट्ठा करने हैं और फिर अपनी कक्षा में लेकर आने हैं। उसके बाद इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक से फैलाकर रखो। आपको इन सारे फूलों को जो पत्तियां हैं एक अखबार में लेना है और उस पर अच्छे से फैला देना है। हर परत में फूल इस तरह रखना कि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब आपको फूल को इस तरीके से रखना है कि एक फूल दूसरे फूल से चिपके नहीं। अब इस अखबार को किसी भारी चीज से दबाकर 10-15 दिन के लिए एक ही जगह रखा रहने दो। अब आपको क्या करना है, इस अखबार को किसी भारी चीज से दबा देना है और कितने दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो और किसी पुरानी कॉपी या पुराने अखबार में चिपकाओ। अब आपको क्या करना है, इन फूलों को ध्यान से निकालना है और फिर किसी भी आप पुरानी कॉपी या अखबार में इसको चिपकाओगे। इन फूलों को पन्नों पर अलग अलग तरीके से चिपकाया जा सकता है। तुम इन सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हो। अब देखो, जैसे कि मैंने जो बताया था कि मैं पुराने जो फूल के सूखे हुए फूल होंगे उनका क्या इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने लिखा था कि मैं उससे एक कार्ड, बधाई कार्ड बना सकती हूँ या फिर सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो सूखे हुए फूल होंगे जो कि आपने निकाले हैं अखबार से, उनको आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से या फिर अलग अलग डिजाइन से अपनी कॉपी पर, पन्नों पर या फिर किसी कार्ड पर चिपकाकर आप इससे तैयार कर सकते हो। अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाओ और नीचे फूल का नाम लिखो। अब आखिरी कार्य आपको यह करना है कि आपका जो भी मनपसंद फूल हो, आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है कि आपने कौन सा फूल बनाया है। अब यहाँ पर हमारा पाठ 11 फुलवारी खत्म होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ था, जिससे पढ़ के हमें बहुत सारा ज्ञान मिला। हमें फूलों के बारे में बहुत कुछ सुनने को, पढ़ने को और समझने को मिला। फूलों के कितने सारे इस्तेमाल होते हैं ये भी हमें आज पता चला। तो इस पाठ को आप अच्छे से समझें और दोहराएं और सब कुछ अच्छे से सीखें, जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिलेगी फूलों के बारे में और भी जानने के लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।